हेलो नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। तो देखते हैं आज की वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप कोई सा भी एग्जाम दो, रेलवे का दो, सेंट्रल लेवल का दो, एसएससी का दो या स्टेट लेवल का दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और एजुकेशन फैक्ट्री का जो ऐप है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना न भूलें। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं 38वें जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ पे शुरू हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा लेना, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इनका आयोजन बेटा कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में आयोजन हुआ है। कितने गेम थे इसके अंदर, खेल कितने थे, कितने खेलों पे आयोजन हुआ था? तो 35 खेलों में आयोजन हुआ था इसका। अब बात करते हैं शुभंकर क्या था। ठीक है, शुभंकर की मैं बात करूं तो शुभंकर क्या था बेटा? मौली था। ठीक है, मौली इसका शुभंकर था, आपको याद रखना है। इसकी जो मसाल थी वो कौन सी थी? तेजस्वनी। इसकी मसाल का क्या नाम था? तेजस्वनी इसकी मशाल थी। मसाल लेके कौन गए थे? लक्ष्य सेन इसकी मसाल लेके गए थे। कौन बेटा? लक्ष्य सेन ने इसकी मसाल ली थी। लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारे, इन्होंने इस मसाल को लिया था। अब इतनी चीज हो गई। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो फर्स्ट नंबर की बात करें, अब की बार सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने जीते। किसने? सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने अब की बार सबसे ज्यादा पदक इसके अंदर जीते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। अब स्टेट की बात करें तो राज्य कौन सा है अब की बार? राज्य कौन सा है बेटा? महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते। राज्य के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अब की बार कौन से क्रम का था? 38वें का। तो 39वें क्रम का कहां पे होगा? 39वां कहां पे होगा? मेघालय में। 39वां कहां पे होने वाला है? मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो अब की बार कौन से क्रम का था? 38वें क्रम का। जो 37वां क्रम का था, 37वें में कौन से फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? 37वें में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे रहा था। कौन रहा था बेटा? महाराष्ट्र फर्स्ट क्रम पे रहा था। तो ये सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसा भी क्वेश्चन आए वह कहां पे? उत्तराखंड में राजीव गांधी स्टेडियम, ये भी लिख लेना। कहां पे? राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। कहां पे? स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। राजीव गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। 35 खेल थे। शुभंकर मौली था, मशाल तेजस्विनी थी, लक्ष्य सेन ने इसकी मशाल उठाई थी। राज्य के अंदर महाराष्ट्र रहा पहले नंबर पर। वैसे बात करें ओवरऑल तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड है, जो सर्विस है हमारी, जो सर्विस गेम कंट्रोल बोर्ड है, वो इस पे पहले नंबर पे रहा है। और 37वें क्रम में भी महाराष्ट्र था। 39वां कहां पे होगा? मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट राज्य है जिनकी बात करें तो उन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हरियाणा। अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा नंबर कौन से क्रम पे रहा है? 4 पे रहा है। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक कितने जीते? 29 जीते हैं, सिल्वर 40 और ब्रॉन्ज 44 जीते हैं। ठीक है, राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं टोटल है? तो राजस्थान ने जीते हैं 28 10 38 पदक जीते। राजस्थान ने कितने जीते बेटा? 38 पदक जीते हैं। 15वें क्रम पे रहा है। राजस्थान की रैंक कौन सी है? 15वीं रैंक है, याद रखना। राजस्थान की 15वीं। सिल्वर गोल्ड कितने हैं? 7 है, सिल्वर 10 है और ब्रॉन्ज के 21 है। टोटल कितने? 38 पदक राजस्थान ने जीते हैं। ठीक है, क्रम कौन सा है? 15वां है, रैंक 7 क्या है इसमें? गोल्ड है, 10 सिल्वर और 21 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। सबसे लास्ट क्रम पे कौन रहा है? सिक्किम रहा है, मात्र 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। सिक्किम क्या सबसे लास्ट में रहा है? मात्र 2 ही ब्रॉन्ज जीते हैं। बिहार की बात करें तो 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 क्या है इसके अंदर? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपका कौन सा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्टली इंपॉर्टेंट स्टेट है जिनके पूछे जाने की संभावना है वो सारे मैंने यहाँ पे क्रम कवर कर लिए हैं। ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये क्या इनकी रैंक है बेटा? ठीक है, ये क्या इनकी रैंक है? कौन सा, किस रैंक पे रहा? 1 नंबर राज्य के अंदर महाराष्ट्र में, राजस्थान कितने नंबर? 15 नंबर पे। और ओवरऑल की बात करें तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने इसके अंदर पहला स्थान हासिल
किया है। तो राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने पहला स्थान प्राप्त किया और 42 गोल्ड जीते। कितने? 42 गोल्ड जीते हैं। और टोटल कितने जीते हैं? उसने टोटल मेडल की बात करूं तो 97 टोटल मेडल जीते। कितने? 97 टोटल मेडल उन्होंने हासिल किए और 42 क्या इन्होंने गोल्ड लिए हैं। ये मौली है कि जो शुभंकर था ये मौली है, ठीक है। तोते जैसे आकार का है। क्वेश्चन नंबर 2, पैरा एशियन कप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो पैरा एशिया कप की बात करें 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो पैरा एशिया के अंदर पैरा एशिया 2025 का आयोजन की मैं बात करूं, कप 2025 के आयोजन की बात करूं तो कहां पे हुआ है? ये बेटा थाईलैंड में हुआ। कहां पे हुआ है? थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ। कहां? थाईलैंड के अंदर। तो अब इसमें भारत ने कितने रैंक मेडल जीते हैं? भारत की मैं बात करूं तो भारत ने 6 + 3 + 3 मतलब 12 मेडल हासिल किया है। 6 गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज भारत ने हासिल किए हैं। और भारत ने कितने पदक जीते इसमें? भारत ने इसके अंदर टोटल 12 मेडल हासिल किए हैं। कितने? 12 मेडल हासिल किए हैं। और पदक के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? शीर्ष स्थान पे रहा है, फर्स्ट स्थान पे रहा है भारत। तो कहां पे आयोजन हुए हैं? पैरा एशिया गेम। पैरा एशिया गेम थाईलैंड के अंदर इनका आयोजन किया गया था। कहां पे? थाईलैंड में। और भारत ने 12 मेडल इसके अंदर हासिल किए। 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब देखते हैं भारत 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 कांस्य पदक, कुल 12 पदक जीत के क्या शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, कितना? शीर्ष स्थान हासिल किया है। और महिला कंपाउंड ओपन में सरिता और पुरुष कंपाउंड ओपन में श्याम सुंदर स्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है। महिला कंपाउंड ओपन में सरिता ने और श्याम सुंदर स्वामी ने क्या है? गोल्ड मेडल हासिल किया है। और महिला रिकर्व ओपन में पूजा ने सिल्वर पदक जीता है। और पुरुष कंपाउंड ओपन में राकेश कुमार ने, और पुरुष रिकवर ओपन में हरविंदर सिंह ने, और पुरुष W1 में आदिल और मोहम्मद नजीर अंसारी ने भी कांस्य पदक जीते हैं। ये आपको नाम याद रखना है। और ये कौन है? सरिता शीतल है, इन्होंने भी मेडल इसके अंदर जीता है। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने इसके अंदर 12 मेडल जीते हैं। 6 सिल्वर, 3 गोल्ड, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके 12 मेडल इसके अंदर हासिल किए पैरा एशिया गेम के अंदर। और कहां पे आयोजन हुआ था? थाईलैंड में। ये आपको याद रखना है। उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? कौन सी बेटा? उगबाड़। तो कौन सी है? उगबाड़ किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उगबाड़ की अगर बात करें तो ये FAO द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? FAO द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। कौन है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये शुरू की गई है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसके मुख्यालय की मैं बात करूं, कनाडा में। कहां पे इसका मुख्यालय? कनाडा में इसका मुख्यालय। अब इसका क्या उद्देश्य है? ये क्या, कौन सी परियोजना है? जलवायु परियोजना क्या है? तो जो जलवायु है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है विश्व में, जो जलवायु चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे संबंधित क्या है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा क्या ये परियोजना उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना शुरू की गई है। मतलब जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, इस पे ध्यान देने के लिए कि कौन सा देश कितना भागीदार है और किस देश को क्या काम करना चाहिए, इसके लिए ये परियोजना शुरू की गई। किसके द्वारा? FAO द्वारा शुरू की गई, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, जिसका मुख्यालय कनाडा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। FAO ने सोमालिया में उगबाड़ नामक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना शुरू की है। कहां पे? सोमालिया में। कहां पे बेटा? सोमालिया में ये परियोजना शुरू किया है, जिसमें क्या? $95 मिलियन का निवेश किया जाए। कितना? $95 मिलियन यहाँ पे क्या निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? जो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, इससे निपटना है, इसके बारे में ये इन्वेस्टमेंट किया जाए। कृषि खाद्य प्रणालियों को क्या है? जो कृषि खाद्य प्रणाली, इनको क्या है? मजबूत करना है। कमजोर समुदाय है उनको सशक्त बनाना है, उनको एम्पावर करना है। और इस परियोजना को अक्टूबर 2024 में मंजूरी मिली थी। कब? अक्टूबर 2024 में मंजूरी मिल गई। और सोमालिया के 65% आबादी क्या है? कृषि पे ही निर्भर है। तो सोमालिया में शुरू किया है। सोमालिया की 65% आबादी क्या है? कृषि पे ही निर्भर है। जो कमजोर लोग हैं उनको सशक्त बनाना है, और कृषि के जो खाद्य फसलें हैं इनमें क्या है? और मजबूत करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4,
राष्ट्रीय समाकेतिक नाशजीवी प्रबंधन अनुसंधान संस्था ICAR की स्थापना कब हुई थी? तो अब ये चर्चा में क्यों आया है ICAR? कौन बेटा? ICAR, NRIIPM, ये चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया, इनका भी क्या स्थापना दिवस था, कब था इनका स्थापना? इसकी स्थापना तो पता कब हुई थी? स्थापना की मैं बात करूं, स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब इनका स्थापना क्रम कौन सा था? 37वां स्थापना क्रम था। ठीक है, इनका 37वां स्थापना क्रम था। तब क्या है, ये चर्चा में आया। कब था? 12 फरवरी को था। कब बेटा? 12 फरवरी 2005 को इनको 37वां स्थापना क्रम आया। 12 फरवरी को इनकी स्थापना हुई थी, तब ये चर्चा में आया। तो आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई। अब इसका काम क्या है, ये क्या करती है, वो भी अपने देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत 12 फरवरी 2025 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। 1988 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। यह पौधे संरक्षण और पर्यावरण को अनुकूल नाशजीवी प्रबंधन में अग्रणी करती है। ये मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित काम करती है, पेड़ पौधों से संबंधित काम करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इन्वायरमेंट और पेड़ पौधों से संबंधित क्या ये काम है करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? फसलों को नाशजीवी से बचाना। मतलब जो फसलें होती है इनको कीट वगैरह, ये जो रोग लगते हैं फंगस के या जो भी ये कीट वगैरह से नष्ट होती है, उनसे बचाना, उन पे नियंत्रण करना। उनके संबंधी क्या है? नाशजीवी कीट होते हैं, उनको रोगजनक है, खरपतवार है, ये जो चीजें शामिल है, इनसे निपटारा करना। उनको किस तरह से उनका और मानव के स्वास्थ्य पे क्या खतरा पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में ये बताती है। इनका क्या काम है देखते हैं। टिकाऊ कीट नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देना है। नाशजीवी में कीट, रोगजनक, खरपतवार और कृंतक शामिल है जो कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन सकते हैं। जो कृषि उत्पादन है, जो मानव सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, उनके बारे में सचेत करना है। और कितनी मतलब केमिकल है, किसको नियंत्रण करना है, कौन से बीज खाद यूज करनी है, इन सब के बारे में ये बताती है। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक कितने वर्षों के बाद आयोजित होती है? तो एशिया मत्स्य पालन, कौन सी बेटा? मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, मत्स्य पालन और कौन सी? मत्स्य पालन और जलीय कृषि की बात करते हैं। कौन? जलीय कृषि की बात करें, जलीय कृषि की बात करते हैं। ठीक है, इनकी बैठक कितने साल बाद होती है? तो इनकी बैठक 3 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष? 3 वर्ष बाद इनकी क्या बैठक होती है? कितने? 3 वर्ष बाद क्या इनकी बैठक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। इसका मतलब क्या है कि जलीय खेती होती है, जो जल से संबंधित खेती है, और जो मत्स्य पालन है, इन पे बात की जाती है। तो ये एशिया की कमेटी है, इनकी 3 साल बाद होती है। और मतलब इस पे ये चर्चा होती है कि हमें कृषि को कैसे और निर्भर बनाना है, मत्स्य पालन कैसे करना है, इनको कैसे बढ़ावा देना है। तो भारत में 12 से 14 फरवरी को नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? कहां पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। 3 साल बाद इसका आयोजन होता है। और कौन सी क्रम की थी? 14वें क्रम की मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक थी। कौन से क्रम की थी? 14वें क्रम की ये बैठक थी। ठीक है, ये बैठक हर 3 साल में आयोजित होती है। और 2019 में कहां पे हुई? ताइवान में हुई थी। ठीक है, और फोरम का उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना है। जो जलीय कृषि से संबंधित और मत्स्य पालन से संबंधित जितने वैज्ञानिक हैं, जो लोग खेती करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, उन सबको एक मंच पे लाना है। उनको सबके साथ एक साथ मुलाकात करनी है और उनको प्रेरित करना है कि ये इस कृषि को और किस तरह बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें कितने देश शामिल हुए? 24 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लिए थे। कितने? 24 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और झींगा उत्पादन की अग्रणी श्रेणी में है। भारत मछली उत्पादन में भारत का कौन सा क्रम है? 3rd नंबर। तो याद रखना, मछली उत्पादन में बात करूं तो भारत कौन से क्रम का है बेटा? 3रे नंबर का। ये भी आपको याद रखना, 3rd क्रम का है भारत मछली उत्पादन के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पे बैठक हुई? दिल्ली के अंदर हुई। 14वीं है एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि की बैठक का आयोजन हुआ। 3 वर्ष बाद ये बैठक होती है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIS का 25वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान कौन सी बेटा? IIS की बैठक कहां पे आयोजित की गई है? ठीक है, 2025 की तो नई दिल्ली में इसकी आयोजन की गई है।
अब इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसमें क्या नाम लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था। तो आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल की बैठक है। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ी हुई है, प्रशासन से जुड़ी हुई है, और विज्ञान इसमें साइंस का क्या योगदान है, इससे संबंधित बैठक हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत पहली बार IISODRPG भारत सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है, जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक नई दिल्ली में हो रही है। कब से? 10 से लेकर 14 फरवरी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अधिक देशों के विशेष इसमें सार्वजनिक प्रशासन, शासन सुधार, प्रौद्योगिकी की भूमिका पे चर्चा करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, प्रशासन को कैसे सुधारा जाएगा, शासन में किस तरह सुधार हो गए, प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी, इन सब चीजों की इस पे बात की जाएगी। ये बैठक भारत में पहली बार हो रही है, नई दिल्ली में बैठक की जा रही है, और इस किसके द्वारा की जा रही है? IIS द्वारा ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो कि संयुक्त रूप से आयोजित होगी। किसके? IIS द्वारा संयुक्त रूप से, और भारत सरकार की DRPG और IIS की एक संयुक्त बैठक कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की तो दूसरों की भावनाओं को पहचानने में मदद करेगा? तो अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज कर ली कि मानव का जो मस्तिष्क है, कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, उन चीजों की, उसकी भावना है, उसकी फीलिंग्स है, उसको समझ पाए, उसकी पहचान कर पाए, इस पे क्या एक शोध की है, एक रिसर्च किया है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने ये काम किया है? तो किसने बेटा? इजराइल के। किसने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा कर दिखाया। मतलब आपको पता चल सकता है कि दूसरे की, आपके सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्या चीज चल रही है, उसको समझने की उसकी क्षमता कैसे विकसित हो रही है, वो आपके बारे में क्या सोच सकता है। मतलब सीधा सीधा लिखे कि मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है, तो दूसरों की भावना, मतलब दूसरे की क्या फीलिंग्स है, उसको समझने के लिए एक खोज की है। किसके वैज्ञानिकों ने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अब देखो इस खोज में क्या पाया गया और किस पे खोज की गई थी? ये मेनली चूहों पे खोज की गई थी। चूहों पे उन्होंने रिसर्च किया था, फिर पता लगा कि हाँ, कोई व्यक्ति दूसरे की भावना, फीलिंग्स भी समझ सकता है। हाइफा विश्वविद्यालय, जो वहां की हाइफा यूनिवर्सिटी है ना, वहां के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब MPC की भूमिका की खोज की है, जो भावनात्मक पहचान और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। मतलब इन्होंने हाइफा यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये खोज की है, जो कि मतलब आपका सामाजिक व्यवहार और आपकी भावना है, उसके पहचान को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, किस तरह दूसरे की समझा जा सकता है। तो यह अध्ययन जो करंट बायोलॉजिक में प्रकाशित हुआ है, ऑटिज्म जैसे विकारों को उपचार में सहायक हो सकता है। चूहों पर किए गए प्रयोग से पता चलता है कि MPFC न्यूरॉन्स तनावग्रस्त और शांत चूहों पे अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। जो चूहे तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उनके इमोशन वगैरह अलग है। जो चूहे हैं रिलैक्स मोड में थे, उनकी इमोशन प्रतिक्रिया क्या अलग अलग थी। तो इन्होंने किस पे खोज की थी? ये चूहों पे इन्होंने खोज करके इस चीज को समझा। किसके वैज्ञानिकों ने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने ये चीजें समझाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो कौन सा बेटा? हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो चीज की कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दो चीज की क्या होता है? कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड क्वांटम, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, क्वांटम हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। कौन सा बेटा? सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, किसने विकसित किया है? तो ये किस देश के वैज्ञानिकों ने किया बेटा? जापान ने विकसित किया। किसने? जापान के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जापान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। जो पहले वाला कंप्यूटर था इनका, जो सुपर कंप्यूटर था, कौन सा था? फुगाकू था। फुगाकू, मतलब उसके साथ ही इन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। मतलब जो फुगाकू था हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर, उसके साथ ही इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया है। तो जापान के इंजीनियर है, जो कि जापान के रिमोई नामक विश्व का, रिमोई इसका नाम क्या बेटा? जो ये जो सुपर कंप्यूटर है बहुत बड़ा होता है, मतलब एक रूम जितना बड़ा, काफी मतलब बड़ा होता है। देखो बड़े बड़े हैं ये, डिस्क लगे हैं ऐसे रूम में, बहुत सारे बड़े होल के अंदर ये रखे गए। तो इनका नाम क्या है? रिमेई। क्या है बेटा? रिमेई इसका नाम रखा है। जो हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या रखा है? रिमेई इसका नाम रखा है। नामक विश्व का पहला हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, और जिससे फुगाकू सुपर कंप्यूटर में क्या एकीकृत कर दिया। जो पहले वाला इनका सुपर कंप्यूटर फुगाकू था, इसमें क्या इंटीग्रेट कर दिया। यह 20 क्यूबिट क्षमता वाला
कंप्यूटर ट्रैप्ड आयन क्यूबिटिक्स का उपयोग करता है। कितनी क्षमता है इसकी? 20 क्यूबिट क्षमता है इसकी। कितनी? 20 क्यूबिट क्षमता है, जिसका अधिकांश क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स पर आधारित होगा। मोस्टली किस पे आधारित है? ये क्वांटम पे ही आधारित है। किस पे बेटा? क्वांटम और सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स पे ये आधारित रहने वाला है। ठीक है, और इसमें टेप तकनीक और लेजर नियंत्रण के प्रयोग भी किए गए हैं, जो कि आसानी से कर सकता है। तो मतलब ये जापान के इंजीनियरों ने एक हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर बना दिया। इसका नाम क्या है? रिमेई, इसका नाम है रिमेई। और जो इनका फुगाकू था उसके साथ इसको क्या किया है? इंटीग्रेट किया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया? तो अब आपसे पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन से राज्य में लागू की गई थी? सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना सबसे पहले हरियाणा के पानीपत के अंदर लागू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी, पीएम द्वारा हुई थी 2015 के अंदर। हरियाणा के अंदर कौन सा? पानीपत के अंदर। कहाँ पे? पानीपत राज्य में, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। ठीक है, हरियाणा पानीपत में शुरू हुई थी, क्योंकि वहां का लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए वहां बेटी पढ़ाओ योजना की शुरू की गई थी। अब इस योजना को कौन से राज्य ने लागू किया? अब मतलब उसके जितने भी सारे पहलू थे, कौन से राज्य ने इसको लागू कर दिया? तो वो राज्य हो गया उत्तराखंड राज्य ने इसके सारे पहलू को लागू कर दिया। और पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन था बेटा? हरियाणा था। कौन था? हरियाणा था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटियों को अधिकार देना है, उनको सशक्त बनाना है, मतलब गर्ल्स को एम्पावर करना है, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड कराना है, उनको उसके प्रति सचेत करना है, उनके क्या अधिकार है, समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या सकारात्मक सोच विकसित करना है समाज के प्रति। इन सब चीजों को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने भी इसको लागू कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में विकसित भारत 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव कहां पे हुआ है? तो कौन सा बेटा? विकसित भारत, मतलब विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग, इसकी बैठक कहां पे हुई है? इसकी समिट कहां पे हुई है? तो किसने की है? नीति आयोग ने की है। किसने बेटा? नीति आयोग की इसकी बैठक हुई है। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर हुई। कहां पे? नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई आपसे पूछा जाए तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन है बेटा इसके? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद होता है। ठीक है, ये योजना आयोग की जगह आया है। अब इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो सुमन बेरी है। कौन है बेटा? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष। सुमन बेरी। इसके आपको सीईओ पूछे तो सीईओ कौन है? तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। क्या है? BVR सुब्रमण्यम इसके क्या है? सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, मण्यम क्या है? इसके सीईओ है। BVR सुब्रमण्यम क्या है? इसके सीईओ है। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। प्रधानमंत्री खुद इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। उसकी बैठक कहां पे हुई है? नई दिल्ली में। मतलब 2047 तक भारत को विकसित करना है और भारत कौन कौन से लक्ष्यों पे काम करेगा, कौन कौन से टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा कि हमें इन टारगेट पे या इन कार्यों पे निर्भर होना है और इन पे हमें टारगेट करके काम करना है। मतलब 2047 तक भारत की क्या थीम है उस पे कार्यवाही की जाएगी। मतलब इन्होंने 20 आगे के 25 साल है तो 27 साल है हमारे 2047 तक का 25 सालों का ब्यौरा, मतलब एक रोड मैप तैयार किया, एक रूपरेखा बनाई है। तो हाल ही में भारत 2047 प्रगति का मार्ग इंडियन 2047 पाथवे टू प्रोग्रेस नामक नीति आयोग का महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगले 25 वर्षों की योजना तैयार करना है। मतलब आगे के जो 25 वर्ष है 2047 तक, जब भारत को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, तब तक भारत को क्या एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र रूप में स्थापित करने की दृष्टि से देखा गया। मतलब तब तक भारत को क्या एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनना है और अमृत महोत्सव की भावनाओं को आगे ले जाते हुए इन पे कार्य करना है। मतलब आगे के 25 साल पे हमें किन किन सेक्टर में काम करना है और किस तरह हमें विकसित होना है, किस तरह समृद्ध होना है। जो अमृत भारत का जो स्लोगन है इस पे हमें काम करना है और शासन में परिवर्तन किस तरह के करने हैं, किस तरह हमारे समाज होना चाहिए, किस तरह हमारा इंडस्ट्री होना चाहिए, बिजनेस होने चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इन सब पे हमें क्या करना है? काम करना है। क्वेश्चन नंबर
11 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो भाई साहब भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी? भ्रष्टाचार के अंदर भारत विश्व में कौन से नंबर पे? भ्रष्टाचार के अंदर बात करूं, भ्रष्टाचार धारणा के अंदर भारत विश्व के अंदर 180 देशों में भारत का नंबर कौन सा है? 96वां क्रम है। कितने? कुल देश कितने हैं बेटा? कुल देश कितने? 180 है। ठीक है, कुल देश क्या 180 है, भारत का नंबर क्या 96 है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं भैया। पाकिस्तान का क्यों, ठीक है, पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाक की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, उनका नंबर है 135वां। भाई यहाँ तो खूब भ्रष्टाचारी हो रही है। चाइना की बात कर लेते हैं, तो चाइना का नंबर कौन सा है बेटा? 76वां नंबर है चाइना। चाइना थोड़ा स्टिक है हमसे, वहां भ्रष्टाचार है कम है। ठीक है, भारत के अंदर लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भारत के अंदर 96वें क्रम में, देख लो भारत 180 देशों में। अब क्या होता है इसमें, रैंक किस तरह आती है? रैंक देखो, रैंक क्या है, जिस कैंडिडेट का, जिस देश का क्या है, जीरो के पास स्कोर होगा ना, वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है, मतलब यहाँ भ्रष्टाचार क्या है, मैक्सिमम है। और जिस कैंडिडेट का 100 के पास नंबर होंगे, वहां भ्रष्टाचार क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो हम तो क्या है, हमने तो जीरो की खोज की थी। ठीक है, हमारे तो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, तो हम तो क्या भाई साहब जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमारी रैंक 93 थी पिछले साल, अब हम 3 रैंक और गिर गए, तो हम पहुंच गए जीरो की तरफ, पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कितने नंबर आए हैं पता है? 100 में से हमारे नंबर आए हैं 100 में से 38 नंबर आए हैं 100 में से। ठीक है, 100 में से भारत को कितने नंबर मिले? 38 नंबर मिले। 100 में से भारत को 38 नंबर मिले, मतलब हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमारे 39 नंबर थे, हमारी 96वीं रैंक, 93 रैंक थी। अब की बार हमारी 96 रैंक, हम 3 रैंक और नीचे गिर गए। तो मतलब देश के अंदर भ्रष्टाचार है, बढ़ता जा रहा है। तो भारत का कौन सा क्रम है? 96वां नंबर है। कौन सा बेटा? 96वां नंबर। पाकिस्तान का 135 और चाइना का क्या है? 76वां नंबर है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 का इंडेक्स जारी हो गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी हो गया, 180 देशों की लिस्ट है, भारत 96वें स्थान पर रखा गया। इस रिपोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, वो रिपोर्ट जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोर्ड है वो इसको रिपोर्ट को जारी करता है। 11 फरवरी 2025 को जारी हुई। भारत का कुल स्कोर 38 रहा है, और पिछले साल हम 93 रैंक थी, तो अब हमारा स्कोर क्या था? 39 था। अब की बार हमारी 96 रैंक है, हमारा स्कोर का है 38 रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? खुर्जा की मैं बात करूं तो खुर्जा सुपर पावर प्लांट, खुर्जा सुपर थर्मल की बात हो जाए तो वहां बेटा कोयले से बिजली बनती है। खुर्जा थर्मल सुपर पावर, ठीक है, पावर प्लांट की बात करें, ये कहां पे है? तो ये बेटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ 2 इकाई बनने जा रही है। कितनी यूनिट बनने जा रही है? यूनिट 1 है वो शुरू हो गई है, कितनी? 660 मेगावाट की। कितनी? 660। और यूनिट 2 है वो भी सेकंड बनेगी जल्दी, वो भी 660 मेगावाट की है। मतलब इसकी टोटल क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट इस पावर प्लांट की क्षमता। कितनी? 1320 मेगावाट इस पावर प्लांट की क्षमता है। तो खुर्जा थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है। तो खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में ये स्थित है। और कौन बना रहा है? टीडीएच, मतलब टिहरी हाइड्रो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो इसको बनाने जा रही है। 1320 मेगावाट का प्लांट है। इसमें 2 इकाइयां होगी, 660 मेगावाट की 2 इकाइयां इसके अंदर है। तो कहां पे? बुलंदशहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे भारतीय आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है, पाकिस्तान इसका आयोजन कर रहा है, तो इसके कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन, किसको नियुक्त किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है, भारत की तरफ से कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? आयोजन कहाँ पे हो रहा है? आयोजन पाकिस्तान और दुबई, पाकिस्तान और, मतलब भारत पाकिस्तान में खेलने जाएगा नहीं, तो भारत कहाँ खेलेगा? पाकिस्तान की जगह दुबई में खेलेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान और दुबई में इसका आयोजन होगा। अब भारत की तरफ से कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत की तरफ से बेटा शिखर धवन है। भारत की तरफ से क्या है? शिखर धवन को इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए गए। किसको? शिखर धवन को। अब 2-3 लोगों को और को भी नियुक्त किया गया। वो 2-3 लोग और कौन है, उनके बारे में देखते हैं। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहां पे किया जा रहा है?
कहाँ पे किया जा रहा है, पाकिस्तान में नियुक्त किया जा रहा है। और कब से स्टार्ट हो रही है ये, कब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 19 फरवरी से मार्च तक ये चलेगी। कब तक, मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा, मार्च तक ये चलने वाली है। और उसमें भारत की तरफ से शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके साथ सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टिम साउदी को भी जिम्मेदारी दी गई। किन किन लोगों को दिया गया है, शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टिम साउदी को भी इनकी जिम्मेदारी, इनको भी क्या इसे चैंपियंस ट्रॉफी के क्या है इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च किया? किसने बेटा? सेबी ने। सेबी, अब सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। किसमें, कहाँ पे? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। कौन है? माधुरीपुरी बुच। माधुरीपुरी बुच क्या है इसकी अध्यक्ष? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो इन्होंने एक क्या नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सा बेटा? मित्रा लॉन्च किया। कौन सा? मित्रा इन्होंने लॉन्च किया। क्या? मित्रा इन्होंने लॉन्च किया। मित्रा क्यों लॉन्च किया है, इसका क्या उद्देश्य है मित्रा को लॉन्च करने का? तो सेबी ने, मतलब जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी है, जो कि म्यूचुअल एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड ट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? मित्रा। मतलब कुछ लोग क्या है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं, और जो निवेश करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो उनको क्या है उसकी रियल जानकारी मिल सके। ठीक है, और जो लोग उनको जो पैसा लगाए हैं, क्या उसका फंड फोलियो है, क्या म्यूचुअल फंड फोलियो है, इन सब का पता लगाने के लिए, रियल है या कैसी है, इन सब का पता लगाने के लिए सेबी ने एक मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जिन लोगों का जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अभी हाल ही में किस देश ने भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो कौन सा बेटा? वाणिज्य दूतावास। कौन सा? वाणिज्य दूतावास भारत ने कहां पे शुरू किया? वाणिज्य दूतावास। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां पे गए हुए थे? एआई समिट कहां पे हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहां पे हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी। कहां पे? फ्रांस के अंदर हुई थी। तो भारत ने अपना एक वाणिज्य दूतावास कौन से देश के अंदर खोला है? कहां पे खोला है? फ्रांस के अंदर खोला। कहां पे? फ्रांस के अंदर किया खोला है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए थे, वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे, इन्होंने मिलकर भारतीय दूतावास की स्थापना की है फ्रांस के अंदर। वहां पे अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट थी, उसके बाद मोदी जी अमेरिका चले गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। अब ये खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब भारतीय, हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति है और भारत के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शामिल थे। इसका मतलब ये है कि जो भारत और फ्रांस के जो संबंध है, जो एक उनको मजबूत करना है, मतलब एक व्यापार को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। मतलब वाणिज्य दूतावास मतलब क्या है कि इनके जो हमारे देश के जो होते हैं ना फॉरेन एम्बेसडर वगैरह, वो वहाँ पे बैठेंगे और जो बिजनेस से संबंधित जितनी भी बातचीत होगी, जितना भी ट्रेड होगा इन दोनों के देशों के बीच में, इसको और मजबूत करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, चाहे वो डिफेंस की डील हो या किसी भी तरह की बिजनेस से रिलेटेड डील हो। तो इसलिए भारत ने अपना वाणिज्य दूतावास एक अलग से स्थापित कर दिया। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ये इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की वहाँ पे मीटिंग हुई थी और भारत ने अपना नया दूतावास वहाँ पे स्थापित किया। तो ये आज के हमारे 15 MCQ थे, क्योंकि आज थोड़ी ज्यादा हो गई, मुझे सारे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने सारे इसके अंदर ले लिए। अब देखते हैं 10 वन लाइनर कौन से हैं जो आपके रिपीट भी हो जाएंगे कल वाले। अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी कमान में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। यह अभ्यास कौन सा था? तो विंग रेडर्स था। कौन सा बेटा? विंग रेडर्स का आयोजन किया गया। भारतीय पूर्वी कमान सेना की और वायु की पूर्वी कमान सेना ने इसका आयोजन किया। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंदर नया रेलवे जोन बनाने की मंजूरी दी है। तो वो कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन। कौन सा? दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। गुरु रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ? बनारस के अंदर इनका जन्म हुआ था। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? 2017 में क्या है? मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जो भारत की एकमात्र महिलाओं की ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए कितने देश
के लिए देश के कुल कितने राज्यों को चिन्हित किया है जो सार्वजनिक औषधि वितरण अधिनियम शुरू किया जाएगा? तो कितने? 33 राज्यों को शुरू किया है। ठीक, कितने? 13 राज्यों में शुरू किया। कितना? जगत प्रकाश नड्डा नहीं, जयप्रकाश नड्डा। ठीक है, वो मैं सही कर देता हूं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ई नेम की शुरुआत कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा ई नेम की शुरुआत 2016 में की गई। किस देश को यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा जन्म स्थान माना जाता है? तो प्राचीन ग्रीस को, मतलब यूनान को ही, यूनान से ही निकली है यूनानी पद्धति। यूनानी चिकित्सा पद्धति कहां से निकली है? यूनान से निकली है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 की थीम क्या थी? तो मतलब जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज करना और विज्ञान में उनकी आवाज है। मतलब विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर महिला और लड़कियों की खोज करनी है और विज्ञान में क्या उनकी आवाज है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सुजनम कहाँ लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया? तो सुजनम हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो टेक्नोलॉजी मंत्री है, प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है और दिल्ली एम्स के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। और आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप सबको कमेंट करना के बताना है भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह 8 बजे मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट नए क्वेश्चनों के साथ। आपकी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए और नोट्स वगैरह बनाते रहे। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो जय हिंद, धन्यवाद।